हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरिट परिवार। मेरा नाम है मोनिका पाल और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं आईएमडी यानी कि इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जो कि बहुत ही मजेदार, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें प्रेजेंटली हम आपको करा रहे हैं सेक्शन ए का चैप्टर नंबर 1। तो मैंने जैसे कि पहले भी बताया था, जो कंप्लीट सिलेबस है वो 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। इसमें हम पहले सेक्शन में यानी सेक्शन ए में पढ़ने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप, और सेक्शन बी यानी दूसरा जो हमारा सेक्शन है उसमें हम कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट के बारे में। और टोटल जो चैप्टर्स हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए गए हैं वो 9 चैप्टर्स हैं, जिनमें 3 चैप्टर हम सेक्शन ए में कंप्लीट करेंगे और बाकी के जो 6 चैप्टर है वो सेक्शन बी में कंप्लीट करेंगे। तो प्रेजेंटली हम आपको करा रहे हैं सेक्शन ए, और सेक्शन ए का फर्स्ट चैप्टर करा रहे हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन। तो नाम से पता चल रहा है इंट्रोडक्शन यानी परिचय। तो इसमें हम कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कि व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप। तो मैंने बताया था एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमशीलता या उद्यमिता क्या होता है। एंटरप्रेन्योरशिप के डिफरेंट जो डेफिनेशंस हैं, जो अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने, अलग अलग अर्थशास्त्री जो हैं उन्होंने दी थी, उन डेफिनेशंस को हमने डिस्कस किया। साथ ही साथ रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, क्यों एंटरप्रेन्योरशिप किसी कंट्री के लिए, किसी रीजन के लिए, किसी क्षेत्र के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो हमने पढ़ा। साथ ही साथ एंटरप्रेन्योर यानी कि उद्यमकर्ता या उद्यमी क्या होता है, एक एंटरप्रेन्योर में क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज किसी एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए। साथ ही साथ किसी एंटरप्रेन्योर के क्या रोल या फंक्शन होते हैं वो भी हमने डिस्कस किए कि एक एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी या उद्यमकर्ता जो होता है उसके मुख्य कार्य क्या होते हैं, वो किसी एंटरप्राइज को चलाने में क्या भूमिका अदा करता है, क्या क्या उसके टास्क होते हैं, वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। इसके अलावा फिर हमने बात की थी टाइप्स ऑफ बिजनेस की। बिजनेस जो है वो कई प्रकार का हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया था कि बिजनेस के टाइप्स में सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, जिसमें एक ही व्यक्ति यानी एक ही आदमी पूरे बिजनेस को रन कराता है, वही उसका बिजनेस का स्वामी होता है, ओनर होता है, और सारे जो रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के होते हैं, और इसी के साथ साथ सारे राइट, सारे अधिकार भी उसी के हाथ में होते हैं, और किसी भी तरह का डिसीजन यानी निर्णय लेने की क्षमता भी उसी की होती है। तो ये जो बिजनेस होते हैं, ये इनके क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या इनकी क्वालिटीज, क्या क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं, वो हमने डिस्कस किए। फिर हमने बात की पार्टनरशिप बिजनेस की। तो बिजनेस में पार्टनरशिप भी होती है। तो पार्टनरशिप बिजनेस क्या होते हैं, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति मिलकर किसी एक बिजनेस को चलाते हैं, वो हमारा पार्टनरशिप कहलाता है। तो पार्टनरशिप क्या है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। फिर हमने कॉपरेशन की बात की और अलग अलग टाइप ऑफ बिजनेस के हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज डिस्कस कर लिए थे। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, वो है स्कीम्स ऑफ असिस्टेंट बाय एंटरप्रेन्योरल एजेंसीज। ये एजेंसीज जो हैं यानी जो उद्यम को चलाने के लिए हमारी मदद करती हैं। देखिए, डिफरेंट एंटरप्रेन्योर होते हैं अलग अलग क्षेत्र की। जब आप बात करते हैं किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी शहर में, या किसी स्टेट में, या किसी कंट्री में, अलग अलग तरह के एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं, और वो एंटरप्रेन्योर्स के पास अलग अलग बिजनेस आइडियाज हो सकते हैं। तो जब हम एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं तो किसी एंटरप्रेन्योर में डिफरेंट बिजनेस आइडिया उसके दिमाग में हो सकते हैं, लेकिन वो अपने आइडिया को एग्जीक्यूट कैसे करे उसके लिए उसे माध्यम पता हो। भाई, आइडिया तो आपके दिमाग में आ गया कि मैं कोई पर्टिकुलर या कोई फला फला बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ, लेकिन उस बिजनेस को स्टार्ट कैसे करना है, उसके लिए क्या एक्सपर्टीज आपके पास होनी चाहिए, उसकी पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए, क्या वो कैपिटल आपके पास है या नहीं है, आपके पास वो फाइनेंशियल सपोर्ट है या नहीं है। तो ये सारी जो मदद है, ये सारी जो सहायता है, किसी एक एंटरप्रेन्योर को डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पर प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो जब हम इन एजेंसीज की बात करते हैं तो ये एजेंसीज जो होती है डिफरेंट हमारे एंटरप्रेन्योर्स को सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर, बल्कि मैं इसको ऐसे बना देती हूँ, एक सही ऑर्डर में लिख देती हूँ कि पहले अगर बात करते हैं सेंट्रल लेवल पर, फिर स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी ऐसी एजेंसीज होती हैं, फॉर्म्स होती हैं जो कि केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा या जिला सरकार द्वारा रन कराई जाती हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है उसका रोल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, या एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, एंटरप्रेन्योर का डेवलपमेंट किसी कंट्री में होना क्यों जरूरी है। एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलने से ज्यादा एंटरप्रेन्योर यानी ज्यादा उद्यमकर्ता किसी देश, किसी राज्य या किसी जिले में होंगे। जितने ज्यादा एंटरप्रेन्योर होंगे उतने ज्यादा बिजनेस स्टार्ट होंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, और कुल मिला के और भी बहुत सारे फायदे होंगे जो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। तो उसमें मैंने बताया था कि ओवरऑल हम देखते हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप
डेवलपमेंट होने से किसी कंट्री का, किसी स्टेट का या किसी डिस्ट्रिक्ट का क्या होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता है। तो हमेशा हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक स्टेट, यानी हर एक, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे जिले की बात करें, हर एक लेवल पर क्या करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए, उनको हर तरह से हर संभव मदद देने के लिए ये जो एजेंसीज हैं ये कार्य करती हैं। तो ये जो डिफरेंट एजेंसीज हैं ये सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए, एंटरप्रेन्योर्स को मदद देने के लिए, पैसे से यानी आर्थिक मदद देने पर, उनकी ट्रेनिंग कराने पर, उनके स्किल्स को डेवलपमेंट करने के लिए, उनको लोन प्रोवाइड कराने के लिए, उनको गाइडेंस देने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं, ताकि किसी डिस्ट्रिक्ट, किसी स्टेट या किसी कंट्री में बहुत ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स उभरे, वो निकल कर आएंगे, नए नए उद्यमी निकलेंगे। तो जितने ज्यादा उद्यम किसी देश में होंगे, किसी क्षेत्र में होंगे, उतना ज्यादा उसका डेवलपमेंट, इतना ज्यादा उसका विकास होता जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव जो बेसिकली वो आपको क्लियर हुआ होगा कि ये जो हमारी डिफरेंट एजेंसीज होती है भाई क्यों काम कर रही हैं। इन एजेंसीज का काम होता है एंटरप्रेन्योर्स को सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मदद प्रदान करना। मदद कैसी हो सकती है, आर्थिक मदद, यानी फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कराती हैं, जैसे कि पैसा प्रोवाइड कराना, लोन प्रोवाइड कराना, सब्सिडी देना, और बहुत सारे टैक्सेस में छूट दी जाती है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा व्यवसाय में इंटरेस्ट लें, रुचि लें और नए नए बिजनेस में इन्वॉल्व हों। साथ ही साथ क्या करती है, स्किल प्रोवाइड कराते हैं, बहुत सारे स्किल और ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं जिसमें एंटरप्रेन्योर्स को नए नए तरह की नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दी जाती है, नई मशीन्स को कैसे ऑपरेट करना है, क्या स्किल्स उनके बिजनेस में उन्हें ऐड करने चाहिए ताकि वो बिजनेस को बूम पर ले जा सकें, पीक में ले जा सकें। इसके अलावा बहुत सारी और गाइडलाइन प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेशन, इन सारे कामों में बहुत तरह की मदद प्रोवाइड करती है। तो ये डिफरेंट जो एजेंसीज हैं इनका मुख्य जो एजेंडा है, मेन जो काम है वो होता है एंटरप्रेन्योरशिप को किसी क्षेत्र में, यानी किसी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या किसी कंट्री में बढ़ावा देना, ताकि एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो ज्यादा स्किलफुल हो जाएं, ज्यादा कौशल हो आ जाए उनको अपने बिजनेस में चलाने में, साथ साथ उनको ऋण प्रदान करना, धन प्रदान करना, ये सारा काम इन एजेंसीज का होता है। तो हम सेंट्रल लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल की तरफ चलेंगे कि सेंट्रल लेवल पर हमारी कौन कौन सी एजेंसीज है। तो पर्टिकुलरली हम बात करने वाले हैं अपनी कंट्री की। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है, भारत सरकार ने सेंट्रल लेवल पर बहुत सारी एजेंसीज ऐसी हैं जो कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देती हैं, यानी एंटरप्रेन्योर्स को, हमारे उद्यमी को डिफरेंट तरह से क्या करती हैं, सहायता प्रदान करती हैं। तो हम कुछ मुख्य एजेंसीज की बात करेंगे आज। तो जैसे सबसे पहले आप देख पा रहे हो यहाँ पर NSIC एजेंसी है। तो NSIC जो है, NSIC आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इसका लोगो भी दिया हुआ है कि किस तरीके का देखने का होता है। तो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा ये हमारी एक एजेंसी चलाई जाती है। NSIC का पूरा नाम है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी हिंदी में अगर इसे लिखें, राष्ट्रीय लघु उद्योग, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड। ठीक है, तो NSIC जो है, NSIC का पूरा नाम है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, या फिर आप इसे कह सकते हैं हिंदी में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड। तो नाम से पता चल रहा है नेशनल, यानी कि सेंट्रल लेवल की एजेंसीज है। तो ये एक ऐसी एजेंसी है जो कि सेंट्रल लेवल पर, यानी आप कह सकते हैं केंद्रीय स्तर पर चलाई जाती है। तो इसको कौन रन कराएगा, ऑब्वियस सी बात है केंद्र सरकार, यानी जो हमारी भारत सरकार है वो इसको देखती है, इसको लुक आफ्टर करती है। तो ये जो है हमारी एक नेशनल एजेंसी है, यानी कि सेंट्रल लेवल पर कराई जाती है, और ये जो एस्टेब्लिश हुई थी 1955 में हुई थी। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य इसका टू फुलफिल इट्स मिशन ऑफ प्रोमोटिंग, एडिंग एंड fostering the growth of small enterprises in the country। तो प्रमोट करना यानी विस्तार करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी देना, अवेयरनेस फैलाना कि एंटरप्रेन्योरशिप भी एक बहुत अच्छा स्कोप है। आजकल आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स जो हैं, आप प्रेजेंटली अपने किसी कजिन से बात करेंगे या कहीं भी बातचीत करेंगे तो अधिकतर लोग ये कहते हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ। तो लोगों के दिमाग में केवल ये है कि एज ए करियर केवल गवर्नमेंट जॉब एक ऑप्शन है या प्राइवेट जॉब एक ऑप्शन है, लेकिन जो एंटरप्राइज चलाना या किसी बिजनेस को
रन कराना भी एक करियर में बहुत बड़ा ऑप्शन हो सकता है। लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, लोगों को इस बारे में अवेयरनेस नहीं है। तो ये जितनी भी एजेंसीज होती हैं, इनका एक काम ये भी होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देती हैं। बढ़ावा देने का मतलब है लोगों में जागरूकता फैलाते हैं, अवेयरनेस देते हैं। क्योंकि बिजनेस करने में सबसे ज्यादा जो लोग मात खाते हैं वो किस वजह से खाते हैं? फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से खाते हैं। आपके दिमाग में आइडिया तो है, कैलिबर भी है, आप चला सकते हैं, बट यू डोंट हैव इनफ फाइनेंस फॉर दैट। तो आपके पास अगर उतना वित्तीय धन नहीं है तो आप उसको चला नहीं पाएंगे। तो ये जो हमारी एजेंसीज होती हैं, ये जागरूकता फैलाती हैं कि आपको सेंट्रल और स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर धन की या वित्तीय रूप से सहायता प्रदान करने के लिए ये एजेंसीज हैं। तो ये लोगों में अवेयरनेस फैलाती हैं, साथ साथ एड करती हैं। एड मतलब सहायता देना, जैसे आपने सुना होगा ना फर्स्ट एड, तो प्राथमिक चिकित्सा। तो एड का मतलब होता है किसी को मदद प्रदान करना। तो ये संभव रूप से, संभव प्रयास से क्या करते हैं? उद्यमी को सहायता प्रदान करते हैं। एंड फोस्टिंग द ग्रोथ ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेज इन द कंट्री। तो जो छोटी छोटी फर्म होती हैं, आपने देखा होगा जब कोई उद्योग स्टार्ट किया जाता है तो बहुत छोटे लेवल पे कोई स्टार्ट करता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती जाती है, आपने मान लीजिए किसी एक रूम में छोटा सा कोई प्ले स्कूल खोला जिसमें आपने 10-20 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, या उनको प्ले स्कूल की एजुकेशन देना स्टार्ट कर दिया। फिर आपका बिजनेस से आउटकम अच्छा आया, आपने 2 रूम और ले लिए, फिर उसको और बड़ा कर लिया, आपने एक बड़ा स्कूल बना लिया, फिर आपने फ्रेंचाइजी बिजनेस स्टार्ट कर दिया, आपने ऐसे 3-4 और स्कूल खोल दिए। तो जब हम बात करते हैं बिजनेस की या किसी एंटरप्राइज की, तो एंटरप्राइज की ग्रोथ भी पॉसिबल है। बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जिनको हम बहुत लॉन्ग रन तक चला सकते हैं, प्लस उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह के जो बिजनेस है, यानी जो स्मॉल फर्म है हमारी, या कह लीजिए हमारे जो छोटे जो उद्योग हैं, स्मॉल एंटरप्राइज जो हैं, उनकी ग्रोथ में भी ये सहायता प्रदान करती है। ठीक है, तो ये जो है हमारा एक सेंट्रल लेवल की आप कह सकते हैं एक फॉर्म है, जिसकी स्थापना 1955 में की गई थी। तो इसका कार्य बहुत सारा, इनके कार्य होते हैं, जैसे यहाँ कुछ कार्य हम लिख देते हैं छोटे छोटे कि इनके फंक्शंस जो होते हैं और इसके अलावा इनके क्या फंक्शन हो सकते हैं। तो इनका कार्य जो होता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेनिंग देना। ये ट्रेनिंग जो होती है टेक्निकल ट्रेनिंग या इनके स्किल को डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो इनको क्लास, इनके स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, बल्कि ट्रेनिंग रूम की फैसिलिटी और साथ साथ क्लासरूम की फैसिलिटी भी इसी ऑर्गेनाइजेशन, इसी इंडस्ट्री, इसी एजेंसी के द्वारा प्रदान की जाती है। इसके अलावा जैसे जो हमारी मशीनें होती हैं, मशीनरी प्रोवाइड करना। बहुत सारी मशीनें ऐसी होती हैं जो बहुत कॉस्टली होती हैं, हमारे इंडिया में उनका जो प्रोडक्शन है वो नहीं होता, तो विदेशों से यानी फॉरेन से भी हमें मशीन मंगानी पड़ती है। तो देशी और विदेशी दोनों ही जो हमारी मशीन है, यानी लोकल अगर कोई हमारे इंडिया में बनने वाली कोई मशीन है, या ऐसी कोई मशीनरी जिसको बाहर अब्रोड से मंगाना पड़ सकता है, तो मशीनरी मुहैया कराने में भी ये एजेंसी मदद करती है। इसके अलावा फाइनेंशियल मदद प्रदान करती है, फाइनेंशियल सहायता प्रदान करती है, मैंने बताई था, फाइनेंशियल सहायता प्रदान करती है ना। फाइनेंशियल सहायता में क्या होता है? बहुत सारी सब्सिडी, बहुत सारी छूट, बहुत सारे टैक्सेस से इनको फ्री कर दिया जाता है, प्लस लोन लेने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। और आपको बता दें, इस तरह के जो लोन होते हैं वो बाकी पर्सनल जो लोन लिया जाता है उससे इनका इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी कम रखा जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो लोन की सुविधा लें और लोन लेकर अपने किसी भी छोटे से छोटे बिजनेस को स्टार्ट कर सकें। इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट ऑर्डर्स होते हैं उनमें मदद करती है, एडवर्टीजमेंट में मदद करती है, एग्जीबिशन में मदद करती है, प्रदर्शनी में, ठीक है, एडवर्टीजमेंट में, एडवर्टाइज करने में मदद प्रदान करती है, ठीक है, सरकारी आदेश जितने भी होते हैं उन्हें दिलाने में मदद करती है, ठीक है। जितने भी सेंट्रल और स्टेट लेवल के हमारे ऑर्डर्स होते हैं उनको देने में मदद करती है, साथ साथ बड़ी कंपनियों के साथ कोऑर्डिनेशन देने में, बड़ी कंपनियों के साथ समन्वय स्थापित करने में,
और परामर्श भी प्रदान करती है समय समय पर कि आप किस तरीके से अपनी कंपनी को बढ़ा सकते हैं, उसकी ग्रोथ किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये कार्य हमारी एनएसआईसी करती है। क्लियर? तो ये हमारी सेंट्रल लेवल पर चलाई जाने वाली एक एजेंसी है जो कि कार्य करती है हमारे एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने का, ताकि एंटरप्रेन्योर बिना किसी मुश्किल के ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा मदद के साथ और सही परामर्श के साथ, सही मार्गदर्शन के साथ काम कर पाए। अब दूसरा जो है वो है हमारा एनआरडीसी। ठीक है, एनआरडीसी क्या है? एनआरडीसी का पूरा नाम है नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। देखिए इसके बारे में लिखा हुआ है, इट वाज एस्टेब्लिश इन 1953। तो वो 55 में किया गया था एनएसआईसी, ये 53 में किया गया था। जब आप इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, ये मोस्टली जो क्वेश्चन आपके आईएमडी के एग्जामिनेशन में आते हैं, ये शॉर्ट नोट में पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, बट शॉर्ट नोट में भी पूछ ले जाते हैं। जैसे 5 नंबर के क्वेश्चन में आपसे 2 टिप्पणी पूछ ली कि बता दीजिए एनएसआईसी क्या होता है या एनआरडीसी क्या होता है, तो आपको इस तरीके से लिखना है उसमें कि आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजें लिखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है जब भी हम किसी एजेंसी की बात करते हैं, तो उस एजेंसी का जो स्थापना हुई है, यानी एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है, कौन से ईयर में हुआ है, और ये सेंट्रल लेवल की एजेंसी है, स्टेट लेवल की एजेंसी है या डिस्ट्रिक्ट लेवल की एजेंसी है, ये आपको पता होना चाहिए। प्लस इसके जो मुख्य कार्य है, यानी इसके मेन फंक्शंस क्या क्या है, क्या क्या ये कार्य करती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है हमारा 1953 में स्टार्ट हुआ था। इट इज प्रेजेंटली वर्किंग अंडर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च डिपार्टमेंट। तो ये हमारे किसके अंतर्गत काम करती है? इंडस्ट्रियल साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये काम करती है। ये हमारी एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो है उसके अंतर्गत आता है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ठीक है, और यहाँ मैंने बताया कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आती है? साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये आती है। और इन 1953 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था अंडर सेक्शन 25। ठीक है, बेसिकली ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो देखिए इसका जो कार्य होता है, इसके जो मुख्य टास्क हैं, यहाँ पर भी आपको इस डायग्राम से देखने में समझ में आ रहा होगा कि डेवलपमेंट और प्रमोशन पे काम करते हैं, यानी किसी एंटरप्राइज को बढ़ावा देना, उसको प्रमोट करना और उसका डेवलपमेंट करना, यानी उसका विकास करना, इनका कार्य होता है। एनआरडीसी फोकस ऑलमोस्ट ऑल एरियाज ऑफ इंडस्ट्रीज, जैसे कि एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रो प्रोसेसिंग, केमिकल इंडस्ट्रीज जिसमें कि हमारे पेस्टिसाइड्स वगैरह आते हैं, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल, बायोटेक्नोलॉजी, मेट्रोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, बिल्डिंग मटेरियल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हमारे जितने भी टेक्निकल फील्ड आते हैं या इंडस्ट्रियल फील्ड आते हैं वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे जितने भी एंटरप्राइजेज या ऐसे जितने भी एंटरप्रेन्योर जो हमारे टेक्निकल और साथ ही साथ हमारे इंडस्ट्रियल फील्ड के अंतर्गत आते हैं, वो सारे के सारे सेक्टर इसी में आते हैं। जैसे इसमें बताया एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट भी आता है, मेट्रोलॉजी भी आता है, टेक्निकल डिपार्टमेंट भी आता है जिसमें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स भी हमारा आ गया, इंस्ट्रूमेंटेशन आ गया, बिल्डिंग मटेरियल आ गया, फार्मास्यूटिकल आ गया, जितनी भी फार्मा कंपनीज है, पेस्टिसाइड्स ड्रग्स बनाने की जितनी भी कंपनी है, वो सब इसके अंतर्गत आती हैं। तो इनका क्या है, इनका टास्क क्या है या इनका विजन क्या है? टू बी अ लीडिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों में टेक्निकल और इंडस्ट्रियल अवेयरनेस फैलाना। कुछ जब हम बात करते हैं अलग अलग तरह की एंटरप्राइजेस हमारी हो सकती है, अलग अलग एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, तो टेक्निकल फील्ड में यानी टेक्निकल एंटरप्राइजेस को बढ़ावा देना, इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस को बढ़ावा देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी हमारे डिफरेंट टास्क आ जाते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करती है, साथ साथ टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती है ताकि एंटरप्रेन्योर्स को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में पता हो, उन्हें पता हो कि इस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है, उसके प्रोज एंड कॉन्स पता हो, और इन टेक्निकल टास्क के लिए जो हमारी लेटेस्ट मशीनरी है वो प्रोवाइड कराना इनका काम होता है। इनके लिए जो फाइनेंशियल एड इनको चाहिए होती है, फाइनेंशियल मदद चाहिए होती है, वो प्रोवाइड कराना, सूटेबल इंटरेस्ट रेट पे इनको लोन प्रोवाइड कराना। इसके अलावा स्टेट लेवल सेंट्रल लेवल पर बहुत सारी सब्सिडी देना, छूट देना, यानी जो हमारे प्राइस होते हैं उसमें कमी करना। सब्सिडी का मतलब होता है छूट देना, तो सब्सिडी प्रोवाइड
करना। इसके अलावा डिफरेंट जो हमारे टैक्स होते हैं, आप सभी जानते हैं जीएसटी होता है, स्टेट टैक्स होता है, इस सभी तरह के टैक्स से इनको मुक्त रखना, ताकि हर तरह से, हर संभव तरीके से इनको फाइनेंशियल रूप में मदद दी जा सके। तो ये सारे जो काम है ये हमारा एनआरडीसी करता है। क्लियर? ठीक है। इसी तरीके से हमारी और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, जैसे हम आगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, आपने सुना होगा एमएसएमई के बारे में ज़रूर। तो देखिए एमएसएमई का लोगो आपको दिखाई दे रहा है और एमएसएमई का फुल फॉर्म भी आप देख पा रहे हैं। एमएसएमई का अर्थ होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, यानी जब हम बात करते हैं छोटे यानी सूक्ष्म यानी बहुत छोटे लेवल पर जब कोई बिजनेस चलाया जाता है, इनकी हालांकि लिमिट है। देखिए बिजनेस जो होते हैं वो तो दो तरह के हो सकते हैं। बेसिक सी चीज है, मैं आपको बता दूं, या तो आपका बिजनेस प्रोडक्ट बेस्ड हो सकता है या आपका बिजनेस सर्विस बेस्ड हो सकता है। देखिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जब हम बिजनेस की बात कर सकते हैं तो बिजनेस में आप दो चीजें मुहैया कराते हैं अपने कंज्यूमर्स को, या तो वो प्रोडक्ट हो सकता है या वो सर्विस हो सकती है। दो तरह के फील्ड होते हैं हमारे बिजनेस में। तो प्रोडक्ट में क्या हो सकता है, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस बनाया, फॉर एग्जांपल आपने पेन बनाने की कंपनी बनाई है, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, अपने कस्टमर्स को, अपने कंज्यूमर को प्रोडक्ट दे रहे हैं, और आपका प्रोडक्ट क्या है, पेन हो सकता है। या फिर आपने कोई और कंपनी बनाई, जैसे कि आपने छोटे से स्विच और सॉकेट बनाने की कंपनी बना ली, तो आप लोगों को स्विचेस प्रोवाइड करें। तो आप क्या करते हैं, रॉ मटेरियल लाते हैं, मशीनरी और अपने लेबर्स की मदद से, अपने जो भी आपके टेक्नीशियन है, जो भी आपके वर्कर्स हैं, उनकी मदद से आप एक फिनिश्ड गुड प्रोवाइड करते हैं। फिनिश्ड गुड मतलब बिल्कुल तैयार माल, जो बिल्कुल रेडी टू यूज होता है। तो हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल लेते हैं, भाई जब हम पेन बनाएंगे तो हम प्लास्टिक कहीं से लेंगे, इंक लेंगे, तो वो हम कहीं और से लेते हैं और फिर उन सबको कंबाइन करके पूरा पेन तैयार कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल लेकर फिनिश्ड गुड तैयार करते हैं। तो इस तरह की जो कंपनीज होती हैं वो हमारी प्रोडक्ट बेस्ड होती हैं, जो कंज्यूमर्स को या अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट मुहैया कराती हैं। दूसरी हमारे बिजनेस हो सकते हैं सर्विस बेस्ड। सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट, सर्विस बेस्ड बिजनेस हमारा ऐसा होता है जिसमें आप अपने कंज्यूमर्स को, अपने कस्टमर्स को कोई प्रोडक्ट तो नहीं देते, लेकिन सेवा देते हो, सर्विस प्रोवाइड करते हो। फॉर एग्जांपल जैसे टीचिंग की अगर मैं बात करूं, अगर हम अपने ही जेई क्लासेस मेरिट की बात करते हैं, तो हम आप सभी को क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स यानी ई लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ई नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं पीडीएफ की फॉर्म में। तो हम आपको टीचिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और इस सर्विस का आपसे जो भी सूटेबल चार्ज होता है वो लिया जाता है। सिमिलरली आप बीमार होते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपको कोई प्रोडक्ट थोड़ी देता है, दवाई देता है, तो वो प्रोडक्ट कौन देता है, आपका जो क्या कहते हैं स्टोर कीपर होता है, मेडिकल स्टोर जो होता है, वो आपको दवाई देता है, दवाई के पैसे लेता है। लेकिन डॉक्टर किस बात की फीस लेता है, डॉक्टर अपनी सर्विस का चार्ज लेता है, क्योंकि डॉक्टर जो है आपको प्रेस्क्राइब कर रहा है मेडिसिन। सिमिलरली और बहुत सारे, जैसे लॉयर का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, आप अगर किसी तरह के लीगल केस में फंस जाते हैं तो लॉयर भी आपको सर्विस प्रोवाइड कराता है। तो सेम जो हमारी चीजें हैं, आप जैसे आपने टर्म बहुत ज्यादा कॉमनली सुना होगा कि भाई आप बाइक या कार की सर्विस कराते हो, तो बाइक या कार की जो सर्विस होती है उसमें जो भी, मान लीजिए आपका टायर खराब है तो आपने टायर के पैसे अलग से दिए, लेकिन करने वाले ने जो काम किया उसने अपने काम के अलग से पैसे आपसे लिए। तो इस तरह के जो बिजनेस होते हैं वो हमारे सर्विस बेस्ड बिजनेस कहलाते हैं। जैसे कि बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल मेरे दिमाग में हमेशा आता है, जोमेटो स्विगी का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो जोमेटो स्विगी आपको जो चार्ज ले रहे हैं, डिलीवरी चार्ज, वो किस चीज का ले रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कराने का, क्योंकि वो रेस्टोरेंट से खाना लेकर आपके घर पर या आपके ऑफिस पर देकर जा रहे हैं। तो इस तरह के जो बिजनेस होते हैं वो हमारे सर्विस बेस्ड बिजनेस कहलाते हैं। तो बेसिकली जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो इन बिजनेसेस में कि प्रोडक्ट और सर्विसेज की एक रेंज होती है कि आप मिनिमम कितना और मैक्सिमम कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस के लिए ये रेंज अलग है और सर्विस बेस्ड बिजनेस के लिए रेंज अलग है। तो हमारे प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस और सर्विस बेस्ड बिजनेस के लिए एक इन्वेस्टमेंट की मिनिमम और मैक्सिमम रेंज होती है, और इस रेंज के बेसिस पर ही हमने बिजनेस को तीन तरह से कैटेगराइज कर रखा है। जैसे कि माइक्रो, इसमें टर्म आ रहा है माइक्रो बिजनेस, स्मॉल बिजनेस एंड मीडियम बिजनेस। तो हमारे माइक्रो साइज के और स्मॉल साइज के और मीडियम साइज के एंटरप्राइजेस हो सकते हैं, और इन एंटरप्राइजेस को
सभी तरह की सुविधा प्रदान करने का काम होता है हमारा एमएसएमई का। और एमएसएमई भी हमारी सेंट्रल लेवल की एजेंसी है जो कि जिसकी स्थापना की गई थी 2006 में। तो ये एमएसएमई डी अधिनियम 2006 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई। ठीक है, इनका काम क्या होता है? इनका काम बहुत सारा होता है, रजिस्ट्रेशन से लेकर, यानी जो हमारी जितनी भी माइक्रो लेवल की, स्मॉल लेवल की और मीडियम लेवल की हमारी एंटरप्राइजेस हैं, उन सब का रजिस्ट्रेशन करना, उनको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करना, ज़रूरत पड़ने पर ट्रेनिंग देना, उनके स्किल डेवलपमेंट को देखना, उनकी ग्रोथ और प्रमोशन पर ध्यान देना, ये सारा काम जो होता है ये एजेंडा इनका होता है। अब माइक्रो और हमारी स्मॉल और मीडियम कौन कौन सी होती है इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, जब हम बात करते हैं माइक्रो, स्मॉल और मीडियम की, तो आपको इसकी रेंज पता होनी चाहिए। तो ये जो रेंज होती है हमारी, ये प्रोडक्ट बेस्ड, मैंने अभी बताया, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस और सर्विस बेस्ड बिजनेस के लिए अलग अलग होती है। यहाँ भी हम प्रोडक्ट की रेंज अलग लिखेंगे, जो प्रोडक्ट बेस्ड हमारे व्यापार है, और सर्विस बेस्ड के लिए अलग। तो सबसे पहले बात करते हैं अपनी माइक्रो एंटरप्राइजेस की, यानी सूक्ष्म उद्योग जो होते हैं। तो इसमें कम से कम इन्वेस्टमेंट हमारा 25 लाख तक का हो सकता है। ठीक है, तो 25 लाख तक का जो निवेश कर सकते हैं जिन बिजनेस में, स्पेशली जो हमारे प्रोडक्ट बेस्ड हैं, वो हमारे आते हैं माइक्रो में। सिमिलरली जब सर्विस बेस्ड की बात करते हैं तो 10 लाख तक के जितने भी व्यापार होते हैं, यानी ऐसे बिजनेस जिनमें आपने 10 लाख इन्वेस्टमेंट कर रखा हो। अब जब हम प्रोडक्ट बेस्ड की बात करते हैं तो प्रोडक्ट बेस्ड में हमें मशीनरी लगानी पड़ेगी, लेबर लगाने पड़ेंगे, वर्कर्स लगाने पड़ेंगे। तो आपका कुल मिला के इन्वेस्टमेंट अगर 10 लाख से अधिक नहीं है, 10 लाख तक है, तो ये आपका जो बिजनेस है वो माइक्रो एंटरप्राइज में आएगा। इसी तरीके से अगर आपका कोई सर्विस बेस्ड बिजनेस है, वो 10 लाख तक की कैटेगरी में आता है, तो हमारा हो जाएगा उसमें इन्वेस्टमेंट अगर आपका 10 लाख तक है, तो वो हमारा हो जाएगा किसमें? माइक्रो एंटरप्राइज में। इसी तरह से स्मॉल की बात करते हैं तो स्मॉल में हमारा हो जाएगा 25 लाख से 2 करोड़ तक का। ठीक है, तो जब हम स्मॉल एंटरप्राइजेस की बात करते हैं तो स्मॉल एंटरप्राइजेस में ये जो लिमिट है ये 25 लाख से हमारी 5 करोड़ तक की रेंज की हो सकती है। इधर जब हम बात करते हैं सर्विस की तो ये हो सकती है हमारी 10 लाख से 2 करोड़ तक। ठीक है, तो जब हम स्मॉल एंटरप्राइजेस की बात करते हैं तो स्मॉल एंटरप्राइजेस में कौन सी आएंगी? हमारी ऐसी एंटरप्राइजेस जिनका जो इन्वेस्टमेंट है वो 25 लाख से 5 करोड़ के बीच हो, वो हमारी कहलाएंगी स्मॉल एंटरप्राइजेस। और सर्विस के क्षेत्र में अगर हम देखते हैं तो 10 लाख से 2 करोड़ तक के जो हमारे बिजनेसेस होते हैं, एंटरप्राइजेस होती हैं, वो हमारी स्मॉल एंटरप्राइजेस की श्रेणी में आती हैं। अब जब बात करते हैं मीडियम की, तो आपको ये रेंज तो पता ही चल गई, 5 करोड़ से 10 करोड़ तक का जो बिजनेस होता है वो हमारा मीडियम एंटरप्राइजेस में आता है, यानी जिसमें आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से 10 करोड़ की रेंज का हो, वो कहलाता है मीडियम में। और सर्विस की बात करते हैं तो 2 करोड़ से 5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट वाली जो बिजनेस है सर्विस सेक्टर में, वो हमारी कहलाती है मीडियम एंटरप्राइजेस। तो एमएसएमई जो है इन तीनों तरह के बिजनेस, यानी माइक्रो, मीडियम, स्मॉल, इन तीनों ही बिजनेस को लुक आफ्टर करती है। ठीक है, इनको बहुत सारे सुविधा प्रदान करती है। क्या क्या सुविधा प्रदान करती है? इनके रजिस्ट्रेशन से लेकर बैंकों का लाभ इनको देती है, रजिस्ट्रेशन कराने में मदद देती है, बैंकों से इनको कम इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा बहुत सारी टेक्निकल सुविधाएं इनको मुहैया कराती है, कम पैसों पर इनको समय समय पर मार्गदर्शन देते हैं, टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारे टैक्स हैं, टैक्स में छूट इनको मिल जाती है काफ़ी ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से। और साथ साथ इनको लाइसेंस और
लाइसेंस और इनके प्रमाणीकरण के लिए भी बहुत मदद इनको मिल जाती है एमएसएमई के थ्रू। ठीक है, तो बहुत सारे काम करती है। तो जो हमारी एमएसएमई होती है, ये सेंट्रल लेवल के एक एजेंसीज है जो हमारे माइक्रो, मीडियम और स्मॉल तीनों तरह के एंटरप्राइजेस को हर तरह से संभव मदद प्रदान करती है। मैंने आपको बताया इनके लाइसेंस में, इनके प्रमाणीकरण में, टैक्स में छूट प्रोवाइड करती है, बैंक से इनको फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, स्टेट और सेंट्रल लेवल पर इनको बहुत सारी सब्सिडी प्रदान करवाती है। ये सारे काम हमारे एमएसएमई के हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है सिडबी। सिडबी के बारे में आपने काफी सारी बातें सुनी होंगी। सिडबी जो है हमारा, ये भी एक हमारा एजेंसी है। इसका पूरा नाम है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। तो आप देख पा रहे हैं इसका पूरा नाम यहाँ पर दिया है। इसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं कि सिडबी क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, कहाँ से ये आया, कैसे इसका उद्भव हुआ, क्या इसका काम है, तो ये सारी चीजें समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी स्थापना की। इसकी स्थापना जो है 2 अप्रैल 1990 को हुई। अच्छा, इसके नाम से आपको पता चल गया होगा भारतीय लघु उद्योग। तो हमारे इंडिया में जो जितने भी लघु उद्योग हैं, स्पेशली जो कुटीर उद्योग हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई 2 अप्रैल 1990 को। ठीक है, ये जो है हमारे, ये लघु और लघुत्तर उद्योग जो है, यानी स्मॉल और हमारे माइक्रो जो बिजनेस है, स्मॉल साइज और स्मॉल साइज बिजनेस को, जो हमारे स्मॉल साइज बिजनेस है, उनको सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर इसका लखनऊ में स्थापित है। आपने देखा होगा सिडबी में कई बार वैकेंसीज भी निकलती हैं। तो सिडबी बैंक जो है हमारा, इसमें बहुत सारे, अगर आप कहें तो इसके बहुत सारे ब्रांच ऑफिस हैं, बहुत सारे इसके रीजनल ऑफिस हैं। तो इसके 15 रीजनल ऑफिस हैं, यानी क्षेत्रीय कार्यालय। क्षेत्रीय कार्यालय हैं इसके 15, और इसकी जो ब्रांच है यानी शाखा कार्यालय हैं इसके 100। तो 100 इसके 100 ब्रांच ऑफिस हैं। तो आप देख सकते हैं कितने बड़े लेवल पर यह कार्य करती है। तो इसके शाखा कार्यालय हैं 100। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें कर्मचारी भी बहुत सारे होंगे, है ना। इसका काम बहुत सारा होता है। ये हमारी भारतीय पूंजी और विदेशी संस्थाओं से फॉरेन करेंसी पे भी लोन देने में मदद कराती है। जितने भी हमारे बैंक हैं, व्यापारिक बैंक हो, सहकारी बैंक हो, रीजनल बैंक हो, उन सभी बैंक से लोन प्रोवाइड कराने में बहुत ज़्यादा मदद करती है हमारे एंटरप्रेन्योर्स को। तो जितने भी न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको मदद देने का काम बेसिकली ये करती है। इसके रीजनल ऑफिस और ब्रांच ऑफिस की बात करें तो वो धीरे धीरे और बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर आप पुराना डेटा नेट पे चेक करेंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि पुराने जो ब्रांच ऑफिस और पुराने रीजनल ऑफिस है, उनकी संख्या कम दी गई है। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया एंटरप्रेन्योरशिप को और बढ़ावा देने के लिए, हमारे रीजनल ऑफिस और ब्रांच ऑफिस की संख्या और बढ़ा दी गई। तो बेसिकली इसका काम होता है फाइनेंस प्रोवाइड कराना, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कराना, मार्केटिंग जो एक्टिविटी है उनमें बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये बहुत सारे काम हमारे सिडबी के हो सकते हैं। तो यहाँ तक हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनके बारे में बात की। जैसे आपने देखा, अभी सबसे पहले हमने बात की थी एनएसआईसी की। ठीक है, तो हमारा नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड ये कहलाता है। फिर उसके बाद हमने बात की थी एनआरडीसी की, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हमारा ये कहलाता है। फिर तीसरा हमने बात की थी एमएसएमई की, जो कि हमारा कहलाता है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। और थर्ड था और लास्ट था हमारा फोर्थ सिडबी, जो कि है हमारा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो नाम से पता चल रहा है बैंक यानी ये कमर्शियल फैसिलिटीज से डील करता है। तो इस तरीके से सेंट्रल लेवल पर ये हमारी कुछ एजेंसी
एजेंसीज हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी हमारी एजेंसीज हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, जो कि हमारे एंटरप्रेन्योर्स को, स्पेशली नए एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देती है, हर तरह से संभव मदद प्रदान करती है। तो ये डिफरेंट जो एजेंसीज हैं कौन कौन सी हैं, इनके क्या फंक्शन है, क्या इनके उद्देश्य है, हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जितना आपको कराएगा इसको अच्छे से आप रिवाइज करें, और इनमें जो इंपॉर्टेंट डेटा है जैसे कि इनके एस्टैब्लिशमेंट का ईयर, इनको जरूर ध्यान रखें। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।